हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पैक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स देख लिए। जीरो एयर वॉइड लाइन क्या होता है, 100% सैचुरेटेड लाइन क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स फील्ड पर यूज किए जाते हैं कॉम्पैक्शन के लिए, ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम क्या होता है, वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम क्या होता है, सारा कुछ हमने देख लिया। अब कॉम्पैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके गेट में पूछे गए हैं अभी तक, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चंस का सिलसिला। पहला क्वेश्चन गेट 2017 का क्वेश्चन है, कॉम्पैक्शन से लिया गया था। लेट जी बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, डब्ल्यू द वाटर कंटेंट, क्या क्या दे रखा है देख लीजिए। जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट, गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर एंड गामा डी इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। The equation for zero air void line in a compaction test plot will be, भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन। तो इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन क्या पढ़ते थे हम, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस जी डब्ल्यू, यही होना चाहिए। क्योंकि ये तो देखिए बाकी ऑप्शन क्या है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन जी डब्ल्यू, ये है जी डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस गामा डब्ल्यू, ये है जी डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस गामा डब्ल्यू। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं था। कहां से आई थी ये इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास यहां से, गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये जनरल इक्वेशन थी बिटवीन द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड द एयर कंटेंट परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो अगर जीरो एयर वॉइड लाइन की बात हो रही थी तो जीरो एयर वॉइड लाइन में हमने कहा Na विल बी इक्वल टू 0, तो गामा डी विल बिकम इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। दिस इज द इक्वेशन फॉर जीरो एयर वॉइड लाइन। द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका इस, क्योंकि इस कॉम्पैक्शन के चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ऐसी सब चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखिएगा, हो जाएगा आराम से। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने के लिए एक सेकंड रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड ऑन द कॉम्पैक्टेड साइड wherein ds stands for the soil compacted on the dry side, ds stands for soil compacted on the dry side of the optimum content, and ws stands for the soil compacted on the wet side of the optimum moisture content. Identify the incorrect statement. ये कह रहे हैं ds का मतलब ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम बोल रहे हैं, और ws का मतलब वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम बोल रहे हैं। इनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये पूछा गया है। गेट 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। Soil structure is flocculated on the dry side and dispersed on the wet side. ड्राई साइड में फ्लॉकुलेटेड, वेट साइड में डिस्पर्स्ड। फ्लॉकुलेटेड क्या होता था बेटा, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर जिसमें भाई क्ले कैसी होती थी, ये आपका होता था फेस, ये आपका पेरिफेरी जिसमें होते थे पॉजिटिव चार्जेस और फेस पर होते थे नेगेटिव चार्जेस। ये दूसरा क्ले का पार्टिकल, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होता था नेगेटिव से, तो फेस से एज का कांटेक्ट होता था, और ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता था फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। और ये कब मिलता था, जब आपकी सॉइल ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्पैक्ट होती थी। जब हम हमारी सॉइल को ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्पैक्ट करते थे तो जो स्ट्रक्चर हमको मिलता था दैट वाज वेट फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर व्हेन द सॉइल वाज कॉम्पैक्टेड ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। फिर अगर मैं वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्पैक्ट करता था तो क्या होता था,
वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्पैक्ट करता था तो होता क्या था कि भाई पानी जब मिलता था सॉइल के साथ, जब ज्यादा पानी आ जाता था तो वो पानी सॉइल के ऊपर में मौजूद सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर में जो पार्टिकल्स जो चार्जेस होते थे उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता था। तो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते थे तो अभी तो पार्टिकल पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐसे मिल रहे थे, चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ये फेस टू फेस मिल जाएगा, ये बन जाता था आपका डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो फ्लोकुलेटेड मिलेगा ड्राई साइड, डिस्पर्स मिलेगा वेट साइड। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्होंने आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट है। द पोर वाटर प्रेशर इज लो ऑन ड्राई साइड एंड हाई ऑन वेट साइड, सही है भाई। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है हमने पढ़ा है ना। अब आप सिंपल सी बात सोचो, ड्राई साइड में पोर वाटर ज्यादा होगा कि वेट साइड में पोर वाटर ज्यादा होगा? अरे जब पानी ज्यादा होगा तो ही ना पोर वाटर ज्यादा होगा, जब पानी कम है तो पोर वाटर कम होगा। तो पोर वाटर प्रेशर इज लो ऑन द ड्राई साइड एंड हाई ऑन द वेट साइड, बिल्कुल सही है भाई। वेट साइड मतलब पानी ज्यादा है सॉइल में मतलब ज्यादा पानी वाटर कंटेंट पे आपको कॉम्पैक्ट करना पड़ा, मतलब पानी का क्वांटिटी ज्यादा है सॉइल के अंदर में। भाई पानी ज्यादा है तो पानी प्रेशर भी ज्यादा बियर करेगा, तो आपका पोर वाटर प्रेशर ज्यादा होगा ऑन द वेट साइड एंड इट विल बी लेस ऑन द ड्राई साइड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है भाई, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑन ड्राइंग श्रिंकेज इज हाई ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम एंड लो ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। श्रिंकेज मैंने आपसे बोली थी दो चीजें, जिसके पास जो नहीं होता है, जिस इंसान के पास जो नहीं होता है वो उस चीज को पाने की कोशिश करता है। जब मेरी सॉइल ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम में कॉम्पैक्ट हुई तो ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम वाली सॉइल के पास पानी की वैसे ही कमी थी, तो वो तो और ज्यादा पानी वाटर को पाने की कोशिश करेगी, तो उसका स्वेलिंग बिहेवियर ज्यादा होगा। और दूसरी स्टोरी मैंने आपसे बोली थी कि जिस इंसान के पास जो चीज ज्यादा होती है वो उस चीज को खर्चा भी ज्यादा करता है। ज्यादा किसके पास क्या है? वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम वाली जो सॉइल है उसके पास पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो वो दिल खोल के खर्चा करेगी, खर्चा करेगी मतलब श्रिंकेज होगा। किसमें? वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम वाली सॉइल पे ज्यादा श्रिंकेज होता है, ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम वाली सॉइल में कम श्रिंकेज होता है। ये क्या बोल रहा है? श्रिंकेज इज हाई ऑन द ड्राई साइड, गलत बोल दिया इन्होंने, तो दिस इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि श्रिंकेज ड्राई साइड में ज्यादा नहीं होगा बेटा। श्रिंकेज का मतलब है पानी का गायब होना सॉइल के अंदर से। कौन खर्चा करेगा पानी को? जिसके पास पानी ज्यादा होगा। पानी ज्यादा किसके पास होगा? जिसके पास जिस सॉइल को आपने वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्पैक्ट किया होगा। तो वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम वाली जो सॉइल है दैट विल शो मोर श्रिंकेज। यहां पे तो बोल रहा है ड्राई साइड वाली सॉइल श्रिंकेज ज्यादा शो करेगी, गलत है ये। तो सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए डी ऑप्शन भी देख ही लेते हैं क्या है। स्वेलिंग इज हाई ऑन द ड्राई साइड एंड लेस ऑन द वेट साइड। स्वेलिंग मतलब एक्सपांशन ड्राई साइड में ज्यादा है और वेट साइड में कम है, ये सही है कि गलत है? जरा देखिएगा, मैंने आपसे फिर से वही बात बोली, जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो उस चीज को पाने की कोशिश करती है। ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम में जिस सॉइल को मैंने कॉम्पैक्ट किया है उसके पास पानी नहीं था, तो वो पानी को और ज्यादा पाने की कोशिश करेगी। ज्यादा पानी पाने की कोशिश करेगी तो भाई एक्सपांशन ज्यादा होगा उसमें, स्वेलिंग बिहेवियर ज्यादा होगा। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट था, तो इनकरेक्ट मिला मुझे सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। Two series of compaction tests were performed in the laboratory on an inorganic clayey soil employing two different levels of compaction energy per unit volume of the soil. With regard to the above test, the following two statements are made. क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। दो तरीके के कॉम्पैक्शन टेस्ट परफॉर्म किए गए इनऑर्गेनिक क्लेई सॉइल पर, जिसमें अलग अलग एनर्जीज का यूज किया गया।
विथ रिगार्ड टू द अबाउट टेस्ट द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड, दो स्टेटमेंट इन्होंने बोले। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी। The optimum moisture content is expected to be more for the test with higher energy। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं the maximum dry density is expected to be more for the test with higher energy। हायर एनर्जी मतलब जिस टेस्ट में मैं ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा हूं उस टेस्ट के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं जिस टेस्ट में मैं ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा हूं उस टेस्ट में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसा अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये बातें हम डिटेल में कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी। एक ग्राफ मिला ये और दूसरा ग्राफ मुझे मिला ये। अब इन दोनों ग्राफ को देख के मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि कौन सा ग्राफ किस टाइप के टेस्ट को शो करता है। तो इस लाल वाले ग्राफ को जब मैंने देखा, जब इस लाल वाले ग्राफ को मैंने देखा तो लाल वाले ग्राफ को देख के मुझे ऐसा ख्याल आया कि ये लाल वाले ग्राफ में तो जो पानी मिल रहा है और जो एनर्जी मिल रही है इस लाल जो डेंसिटी मिल रही है इस लाल वाले ग्राफ में, तो कुछ ऐसा दिखा। दिस इज MDD1 एंड दिस इज OMC1, लाल वाले ग्राफ का डेटा। फिर जब पीले वाले ग्राफ को मैंने देखा तो पीले वाले ग्राफ को देख के कुछ ऐसा दिखा। पीले वाले ग्राफ के लिए वाटर कंटेंट ये आया और डेंसिटी ये आई, कुछ ऐसे कुछ हुआ। ये मिला मुझे OMC2 और ये मिला मुझे MDD2। लाल वाला ग्राफ में डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, वाटर कम लग रहा है। येलो वाले ग्राफ में डेंसिटी कम मिल रही है, वाटर ज्यादा लग रहा है। तो ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है, दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया? ये मॉडिफाइड को। दिस इज फॉर द मॉडिफाइड एंड दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। अब ये बताओ जरा, मॉडिफाइड में कितनी एनर्जी यूज होती थी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में? तो हमने पढ़ा था द एनर्जी यूज्ड इन मॉडिफाइड टू द एनर्जी यूज्ड इन स्टैंडर्ड वाज इक्वल टू 4.54। मतलब एनर्जी यूज्ड इन मॉडिफाइड इज 4.54 एनर्जी यूज्ड इन स्टैंडर्ड। एनर्जी यूज्ड इन मॉडिफाइड इज 4.54 टाइम्स द एनर्जी यूज्ड इन स्टैंडर्ड। मॉडिफाइड में 4.5 गुना ज्यादा एनर्जी यूज हुई थी। जिस टेस्ट में ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, जिस टेस्ट में ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है उस टेस्ट में डेंसिटी ज्यादा मिलेगी और पानी कम लगेगा। मॉडिफाइड टेस्ट में मैंने आपको हिंदी में भी बताया था, इंग्लिश में भी बताया था कि इन केस ऑफ मॉडिफाइड टेस्ट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी विल बी मोर एंड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल बी लेस। मतलब मोर डेंसिटी कैन बी अचीव्ड एट लेसर वाटर कंटेंट। मोर डेंसिटी कैन बी अचीव्ड एट लेसर वाटर कंटेंट, ये होता है मॉडिफाइड। इसको अपन लिख लेते हैं जिनके लिए, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा देता हूं आपको कि मॉडिफाइड टेस्ट है, अगर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर या फिर इंडियन हैवी, मॉडिफाइड प्रॉक्टर या इंडियन हैवी के लिए एक कॉमन स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन। मॉडिफाइड प्रॉक्टर होगा या इंडियन हैवी टेस्ट होगा, तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं इंग्लिश में, क्या? मोर हायर गामा डी will be obtained at
लोअर OMC. हायर गामा डी विल बी ऑब्टेन्ड एट लोअर OMC. ये स्टेटमेंट उनके लिए जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, जो हिंदी में कंफर्टेबल है, जो हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए ज्यादा डेंसिटी कम पानी. मॉडिफाइड का मतलब ज्यादा डेंसिटी कम पानी. इंग्लिश में हायर गामा डी विल बी ऑब्टेन्ड एट लोअर वैल्यू ऑफ OMC. हिंदी में डेंसिटी ज्यादा पानी कम मतलब मॉडिफाइड. डेंसिटी ज्यादा पानी कम इंडियन हैवी. चाहे इंडियन हैवी हो चाहे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट हो, दोनों के लिए स्टोरी तो सेम है, डेंसिटी ज्यादा पानी कम. और इसके लिए इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हायर गामा डी विल बी ऑब्टेन्ड एट लोअर OMC. चलो अब बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा. पहला ऑप्शन बोल रहे हैं द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी. अरे नहीं रे भाई, एनर्जी ज्यादा होगी तो पानी थोड़ी ज्यादा होगा. एनर्जी ज्यादा होगी तो कम पानी पे ज्यादा डेंसिटी मिलेगी. तो ये तो गलत है, स्टेटमेंट 1 तो गलत था. दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी. बिल्कुल सही, एनर्जी ज्यादा होगी तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ज्यादा होगी. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 गलत है. Only one is true, only two is true, both one and true are true, neither one is true, neither two is true. तो only two is true. Only second statement is true, पहला स्टेटमेंट गलत है. ये हो गया आपका कॉम्पैक्शन का अगला क्वेश्चन. उम्मीद है क्लियर हुआ. बहुत अच्छी बात. चलो भाई आगे देखते हैं. In a compaction test, G, W, S and E. G, W, S and E represent the specific gravity, water content, degree of saturation and void ratio of the soil sample respectively. If gamma W represents the unit weight of the water and gamma D represents the dry unit weight of the soil, the equation of zero air void line will be. यार ये तो कर चुके हैं. 2016 में भी वही क्वेश्चन पूछा, 2010 में भी वही क्वेश्चन पूछ लिया. क्या होगा, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन. जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, बी ऑप्शन. जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस जी डब्ल्यू. तो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन. चलिए compaction by vibratory roller is the best method of compaction in case of. वाइब्रेटरी रोलर से कॉम्पैक्ट करना किस टाइप की सॉइल के लिए बेस्ट माना जाएगा. वाइब्रेटरी रोलर से कॉम्पैक्ट करना किस टाइप की सॉइल के लिए बेस्ट माना जाएगा. मैंने आपसे बोला था कि कहीं पर भी वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई बात आए तो वाइब्रेशन से रिलेटेड बात सिर्फ और सिर्फ होती है सैंडी सॉइल के लिए. सैंड के अलावा किसी भी टाइप की सॉइल के लिए अगर आप वाइब्रेशन का यूज करेंगे तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द ब्लीडिंग इन क्ले. तो भाई कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर इज बेस्ट सुटेबल फॉर मॉइस्ट सिल्टी सैंड, वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड, क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी. ये दो तो पूरी तरीके से रूल आउट कर रहा हूं मैं क्योंकि क्ले और सिल्ट है. इस ऑप्शन को भी रूल आउट करूंगा, भले सैंड लिखा है लेकिन इस सैंड में सिल्ट भी है, नहीं मतलब है मुझे तो प्योर सैंड जो होती है, जो प्योर सैंड होती है उसके लिए मुझे चाहिए रहता है वाइब्रेटरी रोलर्स का. तो द करेक्ट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन. वाइब्रेटरी रोलर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर कोहेजन लेस सॉइल, मतलब सैंड के लिए, हमेशा याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट. In a compaction test, as the compaction effort is increased, in a compaction test,
as the compaction effort is increased, the optimum moisture content will decrease, remain same, increase, increases first and then decreases. जैसे ही मैंने एफर्ट बढ़ाया, जैसे ही मैंने एफर्ट बढ़ाया तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या करेगा? एफर्ट बढ़ाया मतलब एनर्जी बढ़ाई, ठीक है, एफर्ट बढ़ाया मतलब एनर्जी बढ़ाई, एनर्जी बढ़ाई तो पानी कम होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी भैया। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट या इंडियन हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में एनर्जी ज्यादा लगती थी ना। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट और इंडियन हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में एनर्जी ज्यादा लगती थी। एनर्जी ज्यादा लगी तो क्या हुआ था? डेंसिटी ज्यादा, पानी कम मिला था, तो पानी कम लगेगा, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जैसे ही मैंने एफर्ट बढ़ाया, एफर्ट बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ाई बेटा, है ना, एफर्ट इंक्रीज करना, एफर्ट इंक्रीज करना मतलब एनर्जी इंक्रीज करना। एनर्जी इंक्रीज करना मतलब आपका टेस्ट कौन सा हो गया? आइदर इट इज मॉडिफाइड प्रॉक्टर या इट इज इंडियन हैवी या इट इज इंडियन हैवी। तो जहां पर भी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट या इंडियन हैवी यूज होता है वहां पर क्या है? डेंसिटी ज्यादा मिलती है, पानी कम लगता है। तो अगर कॉम्पैक्शन एफर्ट मैंने बढ़ाया तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या करेगा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल डिक्रीज। उम्मीद है क्लियर हो रही है सारी चीजें। चलो अगला क्वेश्चन। द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल एट 0 एयर वॉइड डिपेंड ऑन। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट 0 एयर वॉइड will depend on. Unit weight of the soil at 0 air voids. Unit weight of the soil at 0 air voids. Gamma D. At 0 air voids, the dry unit weight of the soil is G gamma W upon 1 plus WG. क्या बोल रहा है? The unit weight of the soil at 0 air voids will depend on स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब G, वाटर कंटेंट मतलब W, यूनिट वेट ऑफ द वाटर मतलब गामा W, ऑल ऑफ दीज। यूनिट वेट सॉइल की 0 एयर वॉइड पे किस पे डिपेंड कर रही है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, वाटर कंटेंट पे, यूनिट वेट ऑफ द वाटर पे, या सभी पे? किस पे डिपेंड कर रही है? ये तो गामा डी है। किसी का दिमाग चला होगा कि सर यहां तो यूनिट वेट लिखा है, आप तो सिर्फ गामा डी बोल रहे हो, इसने कोई यूनिट वेट का टाइप थोड़ी लिखा। आप तो सर गामा के लिए भी बताओ, गामा किस पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, गामा के लिए देख लेते हैं। गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा। गामा डी का ये वाला फॉर्मूला लिख दो यहां पे। तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा। लो, और कोई सा गामा चाहिए? और कोई गामा पाने की इच्छा हो तो वो भी बताओ, वो गामा भी देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये 2 गामा मिल रहा है मुझे। इन 2 गामा के लिए पूछ रहा किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे तो सब पे कर रहा भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आ रहा है फॉर्मूले में, वाटर कंटेंट भी आ रहा है फॉर्मूले में, यूनिट वेट ऑफ द वाटर भी आ रहा है फॉर्मूले में। ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। चाहे गामा डी को देख लो, चाहे गामा को देख लो, द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। सभी पे डिपेंड कर रहा है। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है वो सभी पे डिपेंड करेगा फॉर 0 एयर वॉइड्स। जी पे भी डिपेंड करेगा, गामा डब्ल्यू पे भी डिपेंड करेगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। द 0 एयर वॉइड कर्व इज अ नॉन लीनियर कर्व ओइंग टू, मतलब किस किस के बीच में कर्व है ऐसा कुछ पूछ रहा है। is owing to the standard Proctor test data of dry density and corresponding water content plotting as a linear curve. The dry density at 100% saturation being a non-linear function of the void ratio. The water content altering due to the compaction
द सॉइल बीइंग कॉम्पैक्टेड विद एन ऑड नंबर ऑफ ब्लोज, किसके बीच में कर्व है ये? जीरो एयर वॉइड लाइन की डेफिनेशन मैंने बकायदा आपको लिखवाई है कि जीरो एयर वॉइड लाइन का जब मैंने आपको ये एक्सप्रेशन लिखाया था गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये एक्सप्रेशन जब मैंने आपको लिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि जीरो एयर वॉइड लाइन एक कर्व होगा दैट विल बी बिटवीन गामा डी एंड डब्ल्यू एट 0% एयर। ये लिखा था बकायदा, हमने सारी बातें लिखी हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमने नहीं लिखा है। क्या है ये? जीरो एयर वॉइड लाइन इज अ कर्व बिटवीन गामा डी एंड डब्ल्यू एट एन ए इज इक्वल टू 0, बोले तो एट जीरो एयर वॉइड्स। जब आपके एयर वॉइड्स 0 है उस समय पर गामा डी और डब्ल्यू के बीच में जो एक ग्राफिकल रिलेशन बनेगा उसी ग्राफिकल रिलेशन को कहते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन। तो कौन सा करेक्ट आंसर दिख रहा है? नीचे से चलते हैं। द सॉइल बीइंग कॉम्पैक्टेड विथ एन ऑड नंबर ऑफ ब्लोस, क्या ही मतलब है इस ऑप्शन का भाई? द वाटर कंटेंट ऑल्टरिंग ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन, कोई मतलब का नहीं। द ड्राई डेंसिटी एट 100% सैचुरेशन बीइंग अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो, अरे वॉइड रेशियो कहां से आ गया भैया? इसमें वॉइड रेशियो तो है ही नहीं, ये भी गलत। द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट डेटा ऑफ अ ड्राई डेंसिटी एंड करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट प्लॉटेड एज अ नॉन लीनियर कर्व, ये दिख रहा है ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच का कर्व, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच का कर्व at zero air voids. This is actually known as your zero air void line. So the correct answer will be your A option. A option आपका correct answer हो जाएगा। अब इतने बाबा आदम के जमाने के क्वेश्चंस करने का इसलिए ये इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि कॉम्पेक्शन में क्वेश्चन ही नहीं होते, तो मैंने तो सारे ही उठा दिए, जितने पूछे गए थे सारे ले लिए, इसलिए 92 का क्वेश्चन भी है। कुल जमा 5 या 10 क्वेश्चन तो पूछे गए बेटा अभी तक, पूरा अभी तक के गेट में कॉम्पैक्शन। OMC-SP and MDD-SP denotes the optimum moisture content and maximum dry density obtained from standard Proctor compaction test. OMC-SP and MDD-SP denotes the optimum moisture content and maximum dry density obtained from standard Proctor compaction test respectively. उसके बाद बोल रहे हैं OMC-MP and MDD-MP denote the optimum moisture content and maximum dry density obtained from the modified Proctor compaction test. तो पूछ रहा है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बताता हूं क्या बोल रहे हैं ये। रफ एंड स्केच बना देता हूं आपके लिए। एक ग्राफ है ये और एक ग्राफ है आपका ये। बनी बात है, ये बात तो आपको पता है ना बेटा कि ये जो ऑरेंज कलर वाला ग्राफ दिख रहा है ये मॉडिफाइड का होगा और ये जो व्हाइट कलर वाला दिख रहा है ये स्टैंडर्ड का होगा, इतना तो आइडिया है। मॉडिफाइड का जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, मॉडिफाइड का जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, मॉडिफाइड के ग्राफ के लिए जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है इसको मैंने नाम दिया OMC-MP। OMC मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और MP मतलब मॉडिफाइड प्रॉक्टर। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड नोटेशंस, ये तो सिर्फ क्वेश्चन में बोलने के लिए। भाई मेरा मन करता मैं बोल देता कि OMC1 या W1 एंड गामा D1 डिनोट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ये तो मन मन की बातें हैं,
कोई भी स्टैंडर्ड नोटेशन, कोई भी नोटेशन आप दे दो। तो ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमने बोला OMC-MP, और इसका जो मुझे डेंसिटी मिल रहा है वो मैंने कह दिया MDD-MP, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। फिर ये जो व्हाइट कलर वाला ग्राफ है, इस व्हाइट कलर वाले ग्राफ को मैं आसानी से कह सकता हूं कि दिस इज द ग्राफ फॉर द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो OMC मुझे मिला, मैंने इसको कह दिया OMC-SP, दैट इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। और इसकी डेंसिटी को, जो मैक्सिमम डेंसिटी मिली मुझे, इसको मैंने कह दिया MDD-SP, इसको मैंने कह दिया MDD-SP। अब जरा बताओ भाई, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है? तो साफ साफ मुझे दिख रहा है यहां पे, इस ग्राफ को देख के आई कैन ऑब्जर्व क्लियरली, मुझे क्लियरली दिख रहा है, मुझे क्लियरली एक चीज दिख रही है। क्या क्या दिख रहा है? कि OMC-SP इज ग्रेटर देन OMC-MP, है ना भाई? लिखते चलते हैं। क्या क्या दिखा मुझे? सबसे पहली चीज दिखी OMC-SP इज ग्रेटर देन OMC-MP। बकायदा मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में ये बात लिखवाई है। क्या क्या लिखवाया था मैंने आपको? कि इन केस ऑफ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, in case of modified Proctor test, higher value of gamma D is obtained at lower value of optimum moisture content। ये बात दिखी थी हमने बकायदा कि in case of modified Proctor test, higher value of dry density, मतलब higher value of gamma D is obtained at lower value of OMC। ये इंग्लिश में लिखवाया था, मैंने आपको हिंदी में भी लिखवाया था। क्या? जितना ज्यादा मॉडिफाइड वाला टेस्ट आएगा, मॉडिफाइड टेस्ट होगा, तो डेंसिटी ज्यादा पानी कम, ये लिखवाया था हिंदी में। ये डेंसिटी ज्यादा पानी कम मतलब मॉडिफाइड, डेंसिटी कम पानी ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड। तो OMC-SP स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का पानी विल बी मोर देन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का पानी, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में पानी ज्यादा मिलता है लेकिन डेंसिटी कम मिलती है। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या मिल रहा है मुझे कि MDD-MP इज ग्रेटर देन MDD-SP। बस यही तो पूछा आपसे क्वेश्चन। OMC-SP इज लेस देन OMC-MP एंड MDD-SP इज लेस देन MDD-MP। पढ़ते पढ़ते आदमी, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आधे लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि पता नहीं क्या लिख दिया, OMC-MP, OMC-SP। अरे ये कुछ लिखने के कोई स्टैंडर्ड नोटेशन थोड़ी है, मन से लिख दिया इन्होंने। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में पानी ज्यादा लगता है, डेंसिटी कम मिलती है। या मॉडिफाइड के रिस्पेक्ट में याद रखें, फॉर द मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट डेंसिटी ज्यादा मिलती है, पानी कम लगता है। मतलब मॉडिफाइड में पानी कम होगा स्टैंडर्ड से, मॉडिफाइड में पानी कम है स्टैंडर्ड से, मॉडिफाइड में पानी कम है स्टैंडर्ड से। देखिए जरा कौन कौन से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। ये देखिए OMC-MP इज लेस देन OMC-SP, सही है। और MDD-SP स्टैंडर्ड में डेंसिटी कम, और स्टैंडर्ड में डेंसिटी कम और मॉडिफाइड में डेंसिटी ज्यादा। तो बी ऑप्शन सही बैठ गया मेरा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। OMC-SP इज ग्रेटर देन OMC-MP, देखो OMC-SP इज ग्रेटर देन OMC-MP एंड MDD-SP इज लेस देन MDD-MP, MDD-SP is less than MDD-MP, that means B option is the correct answer। बस क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a standard Proctor test, 1.8 kg of moist soil was filled in the mold of volume 944 centimeter cube after compaction। 944 सेंटीमीटर क्यूब के मोल्ड में मैंने 1.8 kg की मॉइस्ट सॉइल फिलअप करी। अ सॉइल सैंपल वेइंग 23 ग्राम्स
was taken from the mold and oven dried for 24 hours at a temperature of 110 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की प्रोसेस लिखा है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का मोल्ड कितना होता था, 944 सेंटीमीटर क्यूब का। इन्होंने बोला कि ये एक 944 सेंटीमीटर क्यूब का मोल्ड था। इस 944 सेंटीमीटर क्यूब के मोल्ड में 944 सेंटीमीटर क्यूब के मोल्ड में 1.8 केजी की सॉइल फिलअप की गई। बनी बात है 3 लेयर में फिलअप की गई होगी ये सॉइल। 1.8 केजी की मॉइस्ट सॉइल फिलअप की गई। इस सॉइल में से ही 23 ग्राम सैंपल इन्होंने बाहर निकाल लिया और इसके साथ इन्होंने कर दिया ओवन ड्राइंग। क्यों करते थे भाई, ये यही काम किया था हमने। इस मोल्ड में सॉइल भरने के बाद 3 लेयर में फिलअप की थी हमने इस मोल्ड में सॉइल, और 3 लेयर में इस मोल्ड में सॉइल फिलअप करने के बाद हमने इस सॉइल का वेट ले लिया था जो कि यहां पर है 1.8 केजी। हमने इसको W1 पढ़ लिया था। फिर क्या करता था मैं, फिर इसी मोल्ड में से थोड़ी सी मिट्टी लेता था और उस मिट्टी को ले जाके ओवन में रख देता था ताकि मुझे इस सॉइल का वाटर कंटेंट पता चल जाए। यही तो किया इन्होंने। A soil sample weighing 23 grams was taken out from the mold and oven dried for 24 hours at a temperature of 110 degrees Celsius. Weight of the dry sample was found to be 20 grams. ये जो 23 ग्राम का सैंपल लेके गए थे ना आप, ये जो 23 ग्राम का सैंपल आपने निकाला इस मोल्ड में से, इस 23 ग्राम के सैंपल को आपने 24 घंटे के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर ओवन के अंदर में रखा। 24 घंटे के बाद निकालने के बाद आपको इस 23 ग्राम की जो सॉइल सैंपल आपने लिया था उसका वेट कितना बच गया, 20 ग्राम बच गया। 3 ग्राम कहां गया, 3 ग्राम कहां गया, 3 ग्राम पानी था इस सॉइल में, 3 ग्राम पानी रहा होगा। इस 23 ग्राम की जो सॉइल थी, 23 ग्राम की जो सॉइल थी, ये ओवन ड्राई होने के बाद अगर 20 ग्राम की बच रही है, दैट मीन्स इस सॉइल के अंदर में 3 ग्राम का पानी था। The specific gravity of the soil solids is 2.7. The theoretical maximum value of the dry unit weight of the soil at that water content is equal to. We have to calculate the theoretical dry unit weight of the soil. क्या होता है theoretical maximum dry unit weight? बकायदा हमने derive किया है बेटा ये relation. Gamma D theoretical maximum dry density is equal to G gamma W upon 1 plus WG. जी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। जी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, जी की वैल्यू दे रखी है 2.7। तो जी की जगह पे तो मैं 2.7 रख दूंगा। वाटर कंटेंट की जगह पे क्या रखूं, वाटर कंटेंट तो नहीं दिया है और क्वेश्चन में यूनिट्स पूछ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो बट ऑब्वियस सी बात है गामा डब्ल्यू मुझे 9.81 रखना पड़ेगा बिकॉज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द यूनिट्स ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की यूनिट में मुझसे पूछा जा रहा है, मतलब मुझे यूनिट गामा डब्ल्यू की कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाली वैल्यू। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाली रख देंगे। गामा डब्ल्यू इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका क्या करें, वाटर कंटेंट तो नहीं दिया ना क्वेश्चन में, लेकिन वाटर कंटेंट निकालने का डेटा तो दे दिया मुझे। 23 ग्राम सैंपल को ओवन के अंदर में रखा था 24 आवर्स के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर। 24 घंटे के बाद इस 23 ग्राम की मिट्टी का वेट कितना बच के निकला, 20 ग्राम। तो यहां से याद करो ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड याद करिए। ओवन ड्राइंग मेथड में हम क्या करते थे, सॉइल का सैंपल लेते थे और इनिशियल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल कितना बोलते थे, W1। ये W1 क्या होता था, WW प्लस WS कितना दे रखा है ये मुझे, 23 ग्राम के बराबर। फिर इस सॉइल को मैं कहां पर रख देता था, ओवन के ऊपर ओवन में रख देता था फॉर 24 आवर्स। उसके बाद जो वेट मुझे मिलता था बेटा वो तो ड्राई वेट ही रहेगा। कितना मिला मुझे, 20 ग्राम का ड्राई वेट मिला। तो ये 3 ग्राम कहाँ गया, ये 3 ग्राम यहां गया। देखो इन दोनों को माइनस करो जरा, W1 माइनस W2 करूंगा तो आई विल गेट 23 माइनस 20 दैट इज 3। और W1 माइनस W2 करो जरा, WW प्लस WS, ये W1 था माइनस WS, तो WS से WS कैंसिल हो जाएगा बेटा,
WS से WS कैंसिल हुआ तो ये क्या मिल गया मुझे, वेट ऑफ द वाटर मिल गया। तो ये जो 3 ग्राम की कमी आई है सॉइल के वेट में, ये कमी किसके रूप में देखने को मिली मुझे, ये कमी है पानी की। पानी का वेट था इस सॉइल, इस जो 23 ग्राम की मिट्टी थी ना मेरे पास, इस 23 ग्राम की मिट्टी में 3 ग्राम पानी था, और ये पानी, इस मिट्टी को जब मैंने 24 घंटे तक ओवन के अंदर में रखा तो ये जो 3 ग्राम का पानी था ये इवेपोरेट हो गया। तो वेट ऑफ द वाटर मिल गया, वेट ऑफ द वाटर मिल गया, तो भैया वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी द वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स। वेट ऑफ द वाटर आया मेरे पास 3 ग्राम, वेट ऑफ द सॉलिड्स कितना है भाई, वेट ऑफ द सॉलिड्स है 20 ग्राम का, तो वेट ऑफ द सॉलिड्स हो गया 20 ग्राम। तो वाटर कंटेंट आ गया मेरे पास 3/20, 3/20 मतलब 1.5/10 मतलब 0.15 वाटर कंटेंट आ गया मेरे पास 0.15, दैट मींस 15%। वाटर कंटेंट केम आउट टू बी 15%, वाटर कंटेंट 15% आ गया। लेकिन मेरे से वाटर कंटेंट थोड़ी पूछा था, मुझसे तो पूछा था इस वाटर कंटेंट पर थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू बतानी है। मेरे पास जी की वैल्यू मिल गई, मुझे गामा डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई, मुझे वाटर कंटेंट आ गया, ये तीनों वैल्यूज लेके मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ गामा डी, मुझे गामा डी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो गामा डी थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। जी की वैल्यू मेरे पास है 2.7, गामा डब्ल्यू मुझे दे रखा है, होता ही है 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट अभी फिलहाल में हमने कैलकुलेट किया दैट इज 0.15, और जी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 2.7। ये सारी सब्स्टिट्यूशन करके इसको सिंप्लीफाई करें तो वी विल बी गेटिंग अवर आंसर एज 0.15 इंटू 2.7 प्लस 1 किया, 0.15 इंटू 2.7 प्लस 1 को ऊपर ले गए इंटू 2.7 इंटू 9.81, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इट इज 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 4.67, 11.5, 16.6, डी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन। ठीक है भाई, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन भी बड़ा ही था, लेकिन आसान तो था। लेकिन आप पूरे क्वेश्चन आप देखिए, ऑलमोस्ट हम 10-12 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही ट्रेंड को तो फॉलो कर रहे हैं, वही थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, वही घुमा फिरा के 2 या 3 बार उन्होंने गामा डी की वैल्यू पूछ ली थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की, एक बार ये न्यूमेरिकल पूछ लिया, और ये नहीं पूछ रहे हैं तो वही पूछ रहे हैं कि एनर्जी बढ़ा दी तो वाटर कंटेंट बढ़ेगा या डेंसिटी बढ़ेगी। बस ये 2 ही टाइप के तो क्वेश्चन है जो कॉम्पैक्शन में पूछे जा रहे हैं। चलो खैर अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cohesive soil yields a maximum dry density of 1.8 gram per cc at an optimum moisture content of 16% during a standard Proctor test। क्या क्या बोल रहे हैं, एक कोहेसिव सॉइल है जो कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना दे रही है मुझे, गामा डी मैक्स कितना है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कब दे रहे हैं ये, at a water content of 16% during a standard Proctor test. If the value of G is 2.65, what is the degree of saturation? I was asked to calculate the degree of saturation। अब गलती कहां होगी मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप ये पढ़ोगे और बोलोगे कि यार सर इसमें तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की बात कर रहे थे, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसके हिसाब से तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है जब एयर कंटेंट 0 होता है, मतलब जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट होती है। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा भाई, अगर थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 100% सैचुरेशन पे मिलती है तो ये क्वेश्चन पूछने का कोई सेंस ही नहीं था। थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 100% सैचुरेशन पे ही मिलती है,
लेकिन वो थियोरेटिकल है। ये आपने स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट परफॉर्म करके एमडीडी की वैल्यू निकाली है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो ये थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है बेटा, ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू है। जब आपने 5.5 पाउंड के हैमर को 12 इंच की ऊंचाई से 25 बार हर लेयर पे गिराया था, उसके बाद जो डेंसिटी आपको मिली है वो है 1.8 ग्राम पर सीसी। किस वाटर कंटेंट पे मिली? 16% पे मिली। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रहे हैं 2.65 की। आपसे पूछ रहे हैं कि इस केस में बताइए व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बट ऑब्वियस सी बात है 100% नहीं होगा। 100% सैचुरेशन का मतलब है सॉइल के अंदर का एयर आपने पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है। सॉइल के अंदर की हवा पूरी तरीके से रिमूव सिर्फ तब तक होगी जब तक उस सॉइल के ऊपर में हैमर रखा हुआ है। जैसे ही ये हैमर दोबारा उठाया जाएगा, इस सॉइल के अंदर का एयर वापस से एंटर कर जाएगी। ये बात मैंने बकायदा आपको कॉम्पैक्शन की थियरी में डिटेल में बताई थी। अगर वो उन चीजों को आपको याद है तो ये बात आप बहुत आराम से कोरिलेट कर पाएंगे कि ये जो डेटा दिया है ये थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का डेटा नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल आपने जो एमडीडी निकाला है उसकी वैल्यू है। तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा यहां पर वो 100% नहीं होगा, क्योंकि 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन तभी होता जब इस सॉइल के अंदर में एयर पूरी तरीके से रिमूव हो गई होती। एयर पूरी तरीके से रिमूव नहीं होती है। मैक्सिमम कॉम्पैक्शन भी अगर हमने अचीव कर लिया है, मैक्सिमम कॉम्पैक्शन के दौरान 1% 2% एयर रह ही जाती है सॉइल के अंदर में, क्योंकि फाइनली जब आप लास्ट ब्लो दोगे हैमर से, उसके बाद तो हटाओगे ना हैमर फाइनली, तो एयर अंदर घुस चुकी होगी अंदर, और एयर अंदर घुस चुकी होगी तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं होगा। तो कितना होगा यही पूछा है हमसे। गामा डी मैक्सिमम पता है, वाटर कंटेंट पता है, जी पता है। गामा डी और जी से क्या मैं ई निकाल लूं? चलिए जरा देखते हैं। गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा डी कितना निकाला भाई? 1.8 ग्राम पर सीसी। 1.8 ग्राम पर सीसी। जी की वैल्यू कितनी है? 2.65। जी की वैल्यू 2.65। गामा डब्ल्यू कितना रखूंगा? 1, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो फ्रॉम हियर वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। कितना हो जाएगा? 2.65 डिवाइडेड बाय 1.8 माइनस 1, इट इज 0.472। 0.472 ये आ गया आपका वॉइड रेशो। वॉइड रेशो आ गया भाई, तो ES इज इक्वल टू WG से क्या हम सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0.472 इंटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट कितना है बेटा? 16% का, 0.16, और G की वैल्यू है मेरे पास 2.65। So from here I'll be able to calculate the degree of saturation. It will be 0.16 into 2.65 divided by 0.472. It is 0.898. 0.898, that is 89.8%. This is the degree of saturation of the soil. कब? At maximum dry density. जब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मुझे मिली उस समय पर इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 89.8% का। इसमें एक चीज और बोले हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इट कैन बी फर्दर कॉम्पैक्टेड टू। इस सॉइल को मैक्सिमम कहां तक कॉम्पैक्ट कर सकते हैं? तो ये मतलब एक तरीके से पूछ रहा है कि थियोरेटिकली कहां तक जा सकते हो आप इस सॉइल को कॉम्पैक्ट करते करते। तो थियोरेटिकली कहां तक जा सकते हैं सॉइल को कॉम्पैक्ट करते करते? थियोरेटिकली इस सॉइल को कॉम्पैक्ट करते करते कहां तक जा सकते हैं? थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक। कितना होता है बेटा वो थियोरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। जी की वैल्यू 2.65, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट 0.16 इंटू 2.65। यहां तक जा सकते हैं हम। इस सॉइल को कॉम्पैक्ट करते करते हम यहां तक जा सकते हैं। कितना, कहां तक जा रहे हैं? 0.16 इंटू 2.65 प्लस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे इनवर्स करके, इंटू 2.65।
So it is 1.86. 1.8609 gram per cc. This is the maximum value of dry density which can be theoretically achieved for this particular given soil. हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन था और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था. 92 में गेट सब्जेक्टिव होता था. 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपको रिटर्न पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करना था. कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन था ये. ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द थियरी ऑफ कॉम्पैक्शन. कॉम्पैक्शन हमने सारा पढ़ लिया, न्यूमेरिकल सारे कर लिए. अगला जो लेक्चर हमारा रहेगा, अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट विल बी दी कंसोलिडेशन इन सॉइल, जो कि मिलेगा आपको अगले लेक्चर से. थैंक यू.